अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पस पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान बिलाखिर जो मुज़ाकरात हुए वो कामयाब साबित हुए और इस कामयाबी के नतीजे में आपने देखा कि जिस तरह से आज पूरे दिन के इवेंट्स रहे, जिसमें करारदाद के हवाले से ये तय पा गया था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जाएगी और 22 अप्रैल का कौमी असम्बली का इजलास जो तलब होना था उसे फौरी तौर पर आज दोपहर तलब किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यह कहना था कि जब तमाम मामलात में किसी को में एतमाद में लिया ही नहीं गया तो अब क्यों पार्लियामान के पीछे छुपा जा रहा है। इस हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि ये उन्हीं का सारा मैस है, इसलिए क्लियर भी ये खुद ही करेंगे। दूसरी जानिब आपने ये भी देखा कि जो मज़ाकरात हुए उसके हवाले से सोशल मीडिया पर भी शेख रशीद साहब की वो क्लिप भी आज पूरे दिन वायरल रहे, जिसमें उनका ये कहना था, एक तो वो था वीडियो क्लिप जो अल सुबह आया कि मज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं, और उसके बाद एक क्लिप ऐसा था जिसमें आप देख सकते हैं कि एक वफ्द बैठा था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से और एक था हुकूमत की जानिब से, जिसमें चौधरी मोहम्मद सरवर साहब भी थे, राजा बिशारत साहब थे, शेख रशीद साहब थे, और वो पढ़कर सुना रहे थे कि जो 4th शेड्यूल में पुराने और नए हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, तमाम केसेस का ख़ात्मा किया जाएगा और फ्रांसी सफ़ीर जो है उसके मुल्क बदर करने की करारदाद के हवाले से वो पढ़ रहे थे। और साथ ही ये भी कह रहे थे कि इसके एवज़ ऑफ कोर्स तमाम जो धरने हैं या जिस जगह भी धरना तहरीक लब्बैक का है उसे ख़त्म किया जाएगा। अब बड़े बुनियादी सवाल हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। इस बात से कता नज़र कि आज जो कुछ भी अपोजिशन पार्टीज इस वक्त कह रही हैं या हुकूमत जो उनके लिए कह रही है, जो कुछ पूरी गुज़िश्ता रात से लेके आज पूरे दिन हुआ है उससे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी सामने आती हैं। कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं, जहन सोचने पर मजबूर होता है कि क्या इसी तरह से मुल्क चलेगा, क्या रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों को के आगे घुटने टेकने होंगे, या मामले की हसासियत ऐसी थी कि जिसकी वजह से और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया था। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एडवोकेट अताउल्लाह खटक PTI से कौमी असम्बली के मेंबर हमारे साथ हैं, और सेनेटर बहरामंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। क्या ये कहना गलत न होगा कि हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद, गो कि कल वज़ीर आज़म का एक ख़िताब भी था, इस सब के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हाथों ब्लैकमेल हुई, वो कुछ कर नहीं सकती थी और जो उनकी डिमांड्स थी उसे पूरा करना पड़ा, और जैसे कहते हैं वाकई कि आपके घुटने टेक दिए जाएं या आप घुटने टेक दें, ये वो चीज़ें हैं जो आज सामने आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक है हमारे अवाम की सोच, जिसमें के मजहबी कुव्वतें या मजहबी पॉलिटिकल लोग जो हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और उनके जज्बात को भड़का के जज्बात को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत चीज। सही। इसमें तीन नारे होते हैं: खत्म नबूवत, नामूस रिसालत, निज़ाम मुस्तफ़ा। ये जहां भी लगा दिया जाए लोग आंखें बंद करके उसके पीछे लग जाते हैं। एक आप कह लीजिए कि एक मजहबी जमात अगर इलेक्शन लड़े तो इलेक्शन में उसको पजीराई नहीं होती, वो 2-4 सीटें भी ले ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वो ये 3 नारे लगा के तो मुल्क में फतूर पैदा करना चाहे, इंतशार पैदा करना चाहे, तो ये खैबर से लेके कराची तक ये मसला बन जाता है। बेशक बदकिस्मती कि ये हमारे अवाम की सोच इस तरह की है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के सामने लब्बैक कहने का मतलब ये है कि आप उनकी तालीमात पे अमल करें और तालीमात को फैलाएं। बिल्कुल। आप दुनिया को बताएं कि हमने मिलावट नहीं करनी, हमने मुनाफाखोरी नहीं करनी, हमने अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनको तकलीफ नहीं देनी, हमसाये के हकूक देने हैं, वालिदैन के देने, लेकिन उन पे तो बात ही नहीं है। तो नतीजा ये है कि ये अवाम जो है वो खैबर से लेके कराची तक जब इस काम पे लग जाते हैं और जाने तक देना शुरू कर देते हैं तो हुकूमतों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ये हुकूमतों को समझना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन, ये इतना सेंसिटिव मसला है पाकिस्तान के लिए कि इनको आप आम तरीकों से हैंडल नहीं कर सकते। जाके अगर आप कोई माहिदा करने, वादा करने, फिर वो आपके गले पड़ जाए। आपको पहले ही सोच समझ के एक तो प्रियम्पशन करनी चाहिए कि ऐसी सूरत हाल बने नहीं। बिल्कुल सही। दूसरा ये कि मुज़ाकरात जो है वो बहुत पहले शुरू कर देने चाहिए, ताकि सड़कों पे आने से पहले पहले आप उनके साथ को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें।
अब अगर मिसाल के तौर पे फ्रांस के सफीर को निकालने का था, तो ये उन लोगों को कायल किया जा सकता था कि फ्रांस का सफीर अगर यहाँ पे है और वहां पे फ्रांस में कोई अगर ज्यादती होती है, कोई ब्लास्फेमी होती है या नामूस रिसालत पे कोई गुस्ताखाना बात की जाती है, तो यहाँ सफीर हम उसको एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको निकाल दिया तो फ्रांस में अगर उससे ज्यादा बढ़ के वहां पे गुस्ताखे रसूल पैदा हो गए और वो ये करते रहे, तो हम तो एहतजाज के काबिल भी ना रहे, क्योंकि यहाँ तो सफीर भी नहीं होगा। तो क्या हमें ये रवैया अख्तियार करना चाहिए था? तो आप बातों से कायल कर सकते थे उनको, ताकि वो इस रास्ते पे आते ही ना। उनके लीडर्स को बुला के बैठा के उनको कॉन्फ्रेंस में लेके, और फिर ये एक तौहीन की बात है। आप सोचिए, आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूं, क्या मैं सोच सकता हूं कि मैं अपने नबी की तकरीम, उसकी इज्जत, उसका एहतराम और उसके नामूस का की हुर्मत का की पासदारी मैं किसी से कम करूंगा? मतलब चंद लोग अगर ठेकेदार बन जाए इस चीज के और वो रियासत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें, तो ये इन रियासत के लोगों को इनको सोचना चाहिए कि इस सिचुएशन को हैंडल करना, लोगों के जज्बात हैं वो ऐसे नहीं है ये कि आप सिचुएशन बन जाए ये आपने आपके आपने ऊपर। आपने जनरल साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। देखिए इस बात पर, जैसे आपने कहा ना, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात, आप ये नारा लगा दिया जाए, नामूस रिसालत लगा दिया जाए या ख़त्म नबूवत लगा दिया जाए, तो उसके बाद जिस तरह से जज्बात को उभारा जाता है हमारी कौम के, कि वो आगे कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ देखना नहीं चाहते कि क्या सही है क्या नहीं। और बदकिस्मती से, बिल्कुल आपने सही कहा कि चंद लोग इस चीज़ को अपनी सियासत के लिए, अपनी पावर के लिए कैश करते हैं, वरना जो तालीमात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हुस्न सलूक था, वो माजरत के साथ मुझे किसी में नज़र नहीं आया और उन ठेकेदारों में भी नज़र नहीं आया जो इसका ठेका लेते हैं। बैरिस्टर बहरामन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। बड़ी क्लैरिटी से क्लियर कट पोजीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली आज के असेंबली के इजलास में शिरकत ना करके। उसकी वजह ये थी कि आप इनकी सपोर्ट नहीं कर सकते कि जिस तरह से इन्होंने कानून को हाथ में लिया और जो 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 कुछ भी हुआ, या इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, आप समझते हैं कि इस मामले को बर वक्त हैंडल नहीं किया, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड नहीं लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक स्टैंड है, वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, कि हम सियासत में मजहब कार्ड के इस्तेमाल के कायल नहीं हैं। नंबर वन। नंबर दो ये है कि आज अगर जो सेक्शन बुलाया है, हम तो बार बार तकरीबन 3 सालों में अपनी मौजूदा हुकूमत को ये कहा है कि जब कोई इश्यूज हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, पाकिस्तान से रिलेटेड हो, पाकिस्तान के इदारे से रिलेटेड हो, तो वो तमाम अपोजिशन जमातों ने और इस मकसद के लिए लिया है कि आप पार्लियामान से रुजू करें और अपोजिशन को वो स्टेटस दे जो जमहूरी रिवायात में अपोजिशन लीडर का और अपोजिशन जमातों का हक बनता है। लेकिन बदकिस्मती से आज तक सेलेक्टेड साहब ने ना अपोजिशन लीडर के साथ बैठने के लिए तैयार है, ना अपोजिशन के स्टेटस को करने के लिए तैयार है, और इसी तरह मुख्तलिफ मौक़े पे ऐसे कानून साजी को के लिए पार्लियामान को रुजू किया है कि वो बेतौकीर किया है पार्लियामान। आज अगर ये चाहते हैं कि ये रिजोल्यूशन लाना चाहते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि जब ये तहरीक लब्बैक के साथ एग्रीमेंट के लिए बैठते थे, तो उस वक्त भी ये अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले सकते थे। अगर वो एग्रीमेंट कर लेते तो उस एग्रीमेंट को भी पार्लियामान में पेश कर सकते थे। और जब 20 तारीख की लॉन्ग मार्च की बात होती, तो उससे पहले भी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेके पार्लियामान से अच्छा, इन्होंने नहीं लिया बहरामन साहब, लेकिन एक जमात के तौर पे, एक जिम्मेदार जमात के तौर पे, क्या आप नहीं समझते कि आप लोग आज के इजलास में शिरकत करते, ताकि देखिए मामला तो बड़े खतरनाक हुए जो पिछले 6-7 रोज में हमने देखे, वो तो ब्लैकआउट रहा, लेकिन आपके भी इल्म में है। तो ऐसे में जब मुल्क में इतनी अफरा तफरी का आलम हो, इतनी मुश्किलात हो, तो आप क्यों वेट करें कि हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया? चलें, खुद पहल करें और बढ़ें आगे फॉर नेशनल इंटरेस्ट। देखिए नादिया, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम इस चीज के कायल नहीं हैं कि आप गोली चलाएं। हमारे वक्त में भी धरने हो चुके हैं, हमने भी डायलॉग्स के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए एक मेज पे बैठ की कोशिश की थी,
हम बिल्कुल इस चीज के खिलाफ है कि आप अवाम पे गोली चलाएं। पहले आप उनको रजिस्ट्रेशन दे दें, फिर आप उनके साथ एग्रीमेंट करें और ओके, फिर आप उसकी गोली चलाएं। ये अच्छा, चीजें हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टैंड ये नहीं है। ठीक मैं है। आपको बता दूं कि जब एक जमात की रजिस्ट्रेशन होती है तो उनका इंट्रोडक्शन, उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उनका विजन एंड मिशन, तो फिर एक जमात जब रजिस्टर है, उनके 3 एमपीएस हैं, तो सही, फिर क्या वजह है कि आप उस पर बैन लगाते हैं? बिल्कुल सही बात है। आप और बैन अच्छा, क्यों लगाते हैं? आप ये जरा आगे चल के भी बात करेंगे ना। जरा ओपनिंग रिमार्क्स में ले लूं एडवोकेट अताउल्ला खटक से। पहले तो ये जानना बड़ा अहम है कि जिनसे मुज़ाकरात किए हैं वो आया अब भी कल अदम है, वो जमात या नहीं है। जी एडवोकेट अताउल्ला खटक साहब, ये कल से ये बात हो रही है कि जिसको आपने बैन किया उसी से मुज़ाकरात में चले गए। अब आज तो मान भी ली सारी बातें। ये फरमाइएगा, अभी भी क्या टीएलपी कल अदम जमात है या क्या है, या वो टीएलपी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया। एक तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और कोई किसी से कम आशिक रसूल नहीं है। आज हुर्मत रसूल पे हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे सब कुर्बान। दूसरी बात यह है कि जनरल साहब ने एक बात की कि मुज़ाकरात टीएलपी के साथ एक पहले से होने चाहिए थे, तो मुज़ाकरात जो है वो पहले से हो रहे थे। और जो ये इशू है ये ऐसा है कि जो टीएलपी वाले कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि जो मगरब करता है, जो बार बार ये वाकयात होते हैं, तो इससे मुसलमानों की गिरफ्तारी होती है। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ओआईसी पे और फिर सब दुनिया के सबसे बड़े फोरम पे यूनाइटेड नेशन में बात की और खुलकर बात की। और मेरे ख्याल से किसी सरबराह मुमलिकत ने इस तरह बात नहीं की। एडवोकेट साहब देखिए, आप भी वही कर रहे हैं जो 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 सब लोग इस वक्त कर रहे हैं कि सबने तमहीदें बांधनी है, सबने बताना है कि जी हम आज के रसूल है। नहीं, रुक जाए, इशू पर आए, बताइए। अब इशू ये है कि टीएलपी वाले क्या चाहते हैं। देखे कि फ्रांस के सफीर को निकाला जाए। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर ये मुमकिन है कि फ्रांस के सफीर को भेजने से ये वाकयात रुक सकते हैं, थम सकते हैं, तो मेरे ख्याल से तो इसमें तो फिर कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी बिल्कुल मेहरमन साहब जरूर लूंगी, पहले ये तो बता दें। लेकिन टीएलपी कल अदम है सर या नहीं है, ये बताएं। आपने टीएलपी कल अदम होने की बात की। देखिए, ये जो वाकयात हुए ये एक हफ्ता पहले हुए, बिल्कुल वो उसी तरह बरकरार है। मुज़ाकरात देखे, हमारे शहरी हैं, हमारे लोग हैं, आशिकीन रसूल हैं, उसमें आम लोग हैं। ना वफाकी वजीर दाखिला ने बहुत कुछ कहा इनको कलअदम करने से पहले कि ये फाइल है मेरी, इनको कलअदम करना है क्योंकि ये दहशतगर्द हैं, अब आपको नहीं छोड़ा जाएगा। आदमी जो है, और इंडिया से कनेक्शन का भी जिक्र हुआ, और आज आप कह रहे हैं हमारे लोग हैं। 3 लाख से ज्यादा जो है वो जो ट्वीट्स हुई हैं वो पकड़ी गई है, वो इंडियन है, इसमें कोई तो राय नहीं है। लेकिन इसमें आपने जैसे खुद कहा कि जब हुर्मत रसूल की बात की जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाती है, तो इसमें आम लोग सोचे बगैर कूद पड़ते हैं। इसमें हमारे आम लोग हैं, आम पाकिस्तानी हैं, हमारे शहरी हैं। जाहिर है हमने मुल्क में अमन अमान को बरकरार रखना है, हमने मसाइल को हल करना है, उनको एंगेज करना है। और उनसे जो मुज़ाकरात हुए हैं वो भी इसीलिए हुए हैं कि खुदा न खास्ता जो अभी सूरत हाल बनी है जिसका आपने जिक्र किया है उसको किसी तरह है जो हालात डिफ्यूज किया जा सके। अच्छा, सही। अच्छा एडवोकेट साहब हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आपने कहा 3 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हुई। सर जनरल साहब से भी पूछेंगे कि विद सो मच ऑन स्टेक ऑफ टीएलपी एंड स्टिल यू नो ये सारी नेगोशिएशंस भी चल रही हैं, तो फिर मतलब फिर रह क्या जाता है कि आप सबसे नेगोशिएशन करते रहेंगे। और वही वाली बात है कि रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया गया और उस रिट के लिए इतने लंबे लंबे बयान दिए गए, गुज़िश्ता रोज कौम से खिताब भी किया गया, शायद वो नहीं करना चाहिए था। फिर पूछते हैं जनरल साहब से राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। जनरल साहब, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें इंगेज कर देना चाहिए था टीएलपी को हुकूमत के साथ, तो ये मामलात यहाँ तक ना आते। क्या आप समझते हैं एवरीथिंग इज बीइंग डन इन हेस्ट, यानी जल्दी से कलअदम करार दे देना एक ऐसी जमात को जिनके लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जिनको आप इलेक्शन में हिस्सा देते हैं, फिर उसके बाद उनसे मज़ाकरात कर लेना और कौम से फिर खिताब भी कर लेना और समझा देना कि बिल्कुल हम फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर नहीं कर सकते, हमारा अपना नुकसान होगा, यूँ हमारे एक्सपोर्ट्स को बैन कर देगा। डू यू थिंक कि खान साहब और उनकी हुकूमत, उनके एडवाइजर बड़ी जल्दी डिसीजन लेते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि इसके रेपरकशन क्या हो सकते हैं?
देखिए, ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्होंने हुकूमत को वार्न किया था, ये तैयारी कर रहे हैं और इसमें पेट्रोल पंप और मुख्तलिफ असला ये चीजें और बड़ा वायलेंट किस्म का एहतजाज होगा। उसमें जरूरत इस बात की थी कि हुकूमत पहले ही प्रिएम्प्ट करती, इनके लीडर्स को उठा लेती और मुज़ाकरात उनके साथ कहीं आइसोलेशन में होते। सही। इन्होंने उनको उठाया नहीं। आपको याद होगा, इनमें कोई भी लीडर उससे ज्यादा करिस्मेटिक नहीं है जो हमारे हाफिज खादिम रिजवी साहब थे। हुकूमत ने खादिम रिजवी साहब को प्रिएम्प्टिव मेजर के तौर पे उठा लिया, उनको अपने पास रखा, 3-4 महीने जेल में रखा, लेकिन एक गमला तक नहीं टूटा कहीं। लेकिन वो हिकमत अमली थी, आज वो हिकमत अमली मिसिंग। दूसरी बात ये है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और मजहबी पार्टी भी है। पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आप अगर इनके साथ कोई सलूक करेंगे तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी, वही कल मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी के लोग हों या किसी और पार्टी के हों या पीएमएलएन के हों, वो सड़कों पे आ जाए, तोड़ फोड़ करें, कोई मारदार हो जाए और उनमें कोई मिसक्रिएंट्स, कोई उनमें मुजरिम किस्म के लोग, मुजरिमाना कैसे लोग घुस जाएं और वो 2-4 लोगों को मार दें, तो फिर आप उस पार्टी पे पाबंदी लगा देंगे। बात यह है कि पाबंदी लगाने से मसला हल नहीं होना था, ये इनको इतनी जल्दी करनी नहीं चाहिए। सही। पाबंदी लगने से क्या हुआ कि अगर ये अपना नाम बदल के किसी और नाम से आ जाए तो आप क्या करेंगे? या ये कि अगर ये अंडरग्राउंड चले जाएं और टीटीपी से लिंकेज, टीटीपी ने इनकी हमायत की है, ये कहें जी हम तो अब बोल नहीं सकते, बाहर नहीं आ सकते इसलिए कि हम पे पाबंदी लग गई, लिहाजा ये आपको टेररिज्म की तरफ ले जाए, टीटीपी के साथ मिलकर आप क्या करेंगे? तो ये काम हुकूमत ने गलत किया कि पाबंदी लगा के तो समझा कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया, ये नहीं। सही। बाकी ये कि बातचीत का रास्ता हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए। अब भी अगर बात हुकूमत कर रही है तो उसमें खराबी नहीं है। असल चीज ये है कि आपने डैमेज कंट्रोल करना है। बिल्कुल आप उस टेक्निकलिटी में चले जाएं कि जी हमने पाबंदी लगा दी थी, आप इनसे बात नहीं करनी, तो वो हो तो सकता है, लेकिन उससे आप डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, चीजें बढ़ जाएंगी। नहीं, अब तो सारी, अब तो सब इसमें जो चीज जी जिसमें सरेंडर नहीं करना चाहिए, जिसमें हुकूमत को सरेंडर नहीं करना चाहिए, वो है जिन लोगों ने पुलिस वालों को मारा और कत्ल किया, उनके मुजरिमाना मुकदमे चलने चाहिए। रियासत की रेट यही है। सही। क्या मुज़ाकरा करके अवामों से बाकी चीजें तो करते हैं, लेकिन जुर्म की सजा तो देनी चाहिए। सही। अब जरा बैरिस्टर साहब से सॉरी पहले बहरामन साहब से पूछ लेते हैं। जनरल साहब, एज ऑपोजिशन जाहिर है इनके पास भी बड़ी खबरें हैं, ये फरमाइएगा। जी, इसमें मैं एक बात मैं बहरामन साहब के मामले में भी कर दूं। देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासत की है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट से वो और अब भी उनका जो पीडीएम के साथ भी जैसे वो चले सही है। हाँ। वो पार्लियामेंटी सियासत पे उन्होंने यकीन रखा। मुझे आज दुख हुआ, अफसोस हुआ कि वो पार्लियामेंट से उन्होंने बाइकआउट कर दिया, उसमें गया नहीं। ये जरूरत थी इस वक्त ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जो कि एक मॉडरेट किस्म की पार्टी है और इस पार्टी को कौम की रहनुमाई में आगे आना चाहिए। ये वो वक्त है जब वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके कौम को सही रहनुमाई कर सकते थे अपनी आवाज के जरिए। लेकिन क्या करते बहरामन साहब, अगर आपकी जमात होती तो जाहिर करारदाद की फरार इख्तियार की और निकल गए, और मैं समझता हूं कि ये अच्छा नहीं किया। ये बड़ा आसान था, क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट में रह करके सपोर्ट ना करते तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मामला इतना हसास हो जाता है जैसे कि सब जिक्र कर रहे हैं। तो राह फरार, सही कह रहे हैं जनरल साहब कि आपने वो इख्तियार किया, ऑल्दो यू बिलीव्ड इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। जी बहरामन साहब। नादिया, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे जनरल साहब ने कहा कि पार्लिमानी रिवायात, डेमोक्रेटिक प्रोसेस और पार्लियामेंट की सियासत पे यकीन रखने वाली जुमात है, लेकिन राह फरार न कहें, बल्कि जब मौजूदा हुकूमत को हम रोज़ अव्वल से कहते हैं कि जब भी इशूज़ आए आप पार्लियामान को रुजू करें, हम कहते हैं, और पार्लियामान में उस पर डिबेट्स हो, पार्लिमानी रिवायात में इस अपोजिशन को स्टेटस तस्लीम करे, ये हम कहते हैं। लेकिन क्या जब आज से कुछ दिन पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए जब इसने रुजू किया पार्लियामान को, तो ये तरीका है या पार्लियामान से भागने का तरीका है? आज अगर इस चीज़ पर आज ये रिजोल्यूशन लाते हैं तो ये पार्लियामान को तौकीर देना है या पार्लियामान को भी तौकीर करना है? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते हैं कंसेंसस डेवलप करना, पार्लियामान को रुजू करना, पार्लियामान में अपोजिशन लीडर्स और अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लेना,
हम समझते हैं कि तमाम मसाइल का हल और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा फोरम है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि 12 घंटों के अंदर अंदर आप फायरिंग भी करें, आप लोगों को शहीद भी करें, आप उस पर बैन भी लगा दें, आप उससे छुप के रात के अंधेरे में एग्रीमेंट भी करें, फिर पाकिस्तान के तमाम इदारों को तबाह बर्बाद भी करें और फिर पार्लियामान के पीछे छुपे और पार्लियामान के पीछे छुपने की कोशिश करें। हम समझते हैं कि इससे पहले जब एग्रीमेंट कर लेते, जब बैन लगाते, जब इस पे फायरिंग करते, जब पाकिस्तान के अमलाक को नुकसान पहुंचाते, कहां थे ये लोग? उस वक्त एतमाद में आप समझते हैं कि उस वक्त एतमाद में लेना चाहिए था। बट एक जुमले में ये जवाब दीजिएगा बैरहमन साहब, ये मामला जैसे इब्तिदा में ही कहा ना, जनरल साहब ने बड़े सही 3 स्लोगन्स बता दिए कि जिसके बाद सबकी बोलती बंद होती है और कुछ कह नहीं सकते, चुप हो जाते हैं ना सबके। अब पता नहीं हमें, क्योंकि सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि वी आर मुस्लिम्स। तो मुझे बताएं कि इसलिए कि आपको ये लगता है कि ये टीएलपी के साथ जो हुकूमत कर रही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, मुज़ाकरात ही होने थे, माननी ही थी उनकी बात। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत में धरना नहीं था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी पे बैन लगाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी पे गोली चलाई, पाकिस्तान भी, लेकिन उस वक्त लोगों ने गर्म दूध के सबीले बनाए थे, गर्म दूध के सबीले दे के गर्म दूध पिला रहे थे, लेकिन हमने किसी पर इतराज नहीं किया, हमने किसी को कसूरवार नहीं ठहराया, हमने उनको एक बेस पर बिठा के एंगेज रखा। ठीक है, और यही डेमोक्रेटिक हुकूमतों का तरीकाकार होता है। वो स्वात वाला तो सबको याद होगा कि जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जनरल साहब आप अग्री करेंगे, दैट वाज अ वेरी टफ वन जो स्वात वाला था। लेकिन बहरहाल पहले जरा मैं एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब, ये सारी बातें जो मेरे भाई बैरहमद कर रहे हैं, ये सारी बातें पार्लियामेंट में की जा सकती थी। आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने धरना दिया था तो यही बातें इस तरह की एतजाज हसन ने अपनी तकरीर में पीएमएलएन को जताई थी, उनको बताया था कि आपका कॉन्डक्ट आम तौर पे क्या होता है और अब आप जब मुसीबत आई है तो आप पार्लियामेंट में आ गए। तो ये चीजें भी आप पार्लियामेंट में अब भी बात कर सकते थे। मेरा अपना अंदाजा है कि पीपल्स पार्टी ने एक आसान रास्ता इख्तियार किया है और जान छुड़ाई है सारे इशू से, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने ये सोचा है कि ना इधर पोजीशन ने ना उधर इस किस्से से बाहर निकल जाए। बेहतर ये होता कि ये पार्लियामेंट में स्टे करके बिल्कुल हुकूमत को याद दिलाना चाहिए था कि आज आपको पार्लियामेंट याद आई, आज आपको अपोजिशन याद आई, आपने पहले क्यों नहीं अपोजिशन के साथ कोई ताल्लुक बना के रखा। ये इस हुकूमत की नाकामी है कि इन्होंने अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप तक डेवलप नहीं की। वो तो रखनी चाहिए थी। अब जरा एक चीज की क्लैरिटी एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब से हम ले लेते हैं कि देखिए, कल वजीर आजम ने बताया कि हमारा मुल्क कितनी मुश्किल में चला जाएगा, तो अब इस मुश्किल को एक तो फेस करने के लिए भी आपको ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना होगा कि हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। नंबर 2 ये बताइएगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जो हमारे पुलिस एहलकार हैं जिन्हें बुरी तरह से जख्मी किया गया, जो शहीद भी हुए, और जिस किस्म की वो ग्रूसम वीडियो सामने आ रही थी सोशल मीडिया पर, क्या वो केसेस भी वापस लिए जा रहे हैं? क्या उनमें भी सारी बरियत दी जा रही है? देखिए, एक तो सबसे पहले अपोजिशन के हवाले से जो बात हुई और पीपल्स पार्टी के हवाले से बात हुई, आज जो है वो पार्लियामेंट में हम बैठे हुए हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट नहीं किया? वो लोगों की नुमाइंदा जमात नहीं है? वो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस मसले से लाताल्लुक हो गए? एक तो उनका ये इशू हुआ, और उन्होंने जैसे जनरल साहब ने कहा बिल्कुल खुद को लाताल्लुक किया हुआ है। दूसरी बात वो अपोजिशन की बात है, ये जो करारदाद हम इनके साथ बातचीत कर रहे थे टीएलपी के साथ, तो उस वक्त भी ये मुआहदा हुआ था कि हम इस इशू को पार्लियामेंट में लेके आएंगे, और हम लेके आ रहे थे। नहीं, कब लेकर आ रहे थे मेरे भाई? 20 तारीख के साथ 20 तारीख के में 6 महीने आपके पास थे, बट यू डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये मुसलसल मुज़ाकरात हो रहे थे। सेनेट के इलेक्शन से पहले इनसे बात हुई, और फिर इनसे ये भी बात हुई कि सेनेट इलेक्शन है, उसके बाद इस पे आगे अमल होगा। अब जब ये जो हुकूमत है वो इसको लेके आ रही थी पार्लियामेंट में, तो रिपोर्ट ये मिली कि ये भरपूर तैयारी कर रहे हैं। ये सारी बात अपनी जगह। ये तो देखिए, ये तो सारी स्टोरी अब हमें 3 दिन में बहुत सारी पता चल गई। जो चीज आपने 20 को करनी थी वो आज आप करने पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा, पुलिस की आपने बात की, ठीक है, जो कुछ हुआ, आप मुझे बताएं कि ये जो पुलिस वाले थे, ये जो आम लोग थे, क्या ये आशिक रसूल नहीं? क्या ये मुसलमान नहीं है? ये तो आप टीएलपी से पूछे, जिनसे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं भाई, मेरे से पूछने से कुछ नहीं होगा। मुज़ाकरात क्या करें?
लड़ाई करे, जंग करे, मुज़ाकरात तो एक रास्ता है, उसके जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। बाकी जहां पर दूसरे बात खटक साहब जिन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया, इमलाक को बिल्कुल नुकसान बिल्कुल, मैं पहुंचाया। यही आपको कह रहा हूँ, यही आपको कह रहा हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है कि जिन लोगों ने, जो शरपसंद अनासर इसमें शामिल थे, जिन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया, 870 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हैं, तो उनको ऐसे नहीं हो सकता कि इसको सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई और उनको सबको रिहा किया गया और केसेस खत्म हो गए। उनमें से देखा जाएगा, हमने जैसे कहा, इसमें जो वाकई में आशिकीन रसूल हैं वो भी होते हैं। और अच्छा, तो साद रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से पहले तो ये खबरें आ रही थी, जरा कंफर्म कीजिएगा, सिर्फ इस चीज को कंफर्म कीजिएगा कि जब कौमी असेंबली का इजलास तलब हुआ था उससे कबल साद रिजवी साहब की रिहाई हो गई, लेकिन जाहिर है कि ये बस एक जरिया है जिसने कोट किया, बाकी सब ने इसके हवाले से नहीं बताया। आपकी क्या इत्तलात हैं? क्या पार्लियामेंट के इजलास से पहले ही उनको रिहा किया गया? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल वो है कस्टडी में है और बाकी उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुझे जहां तक इल्म है। और पार्लियामेंट का इजलास जो है वो इसीलिए बुलाया गया कि जो उनको रात के साथ बातचीत की गई और उनको दो बड़े अहम इस वक्त जो बातें हैं जो मैं इस ब्रेक के बाद करूंगी, वक्त बहुत कम है। दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आज जो कुछ जिस तरह से मुज़ाकरात करने पड़े और यकीनन एक सेंसिटिव इशू की वजह से करने पड़े, लेकिन जो पूरी हैंडलिंग रही इससे क्या असर पड़ेगा? यानी कि जिस तरह का हमने डिस्कशन में भी बात की है कि क्या कोई जो भी रिट को चैलेंज करेगा उसके आगे हुकूमतें इसी तरह से फिर घुटने टेकेंगी? क्योंकि ये याद रखिएगा कि सेंसिटिव मामले को सियासत में भी तब्दील किया जाता है, सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जनरल साहब ने इब्तिदा में कहा। लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस दिस। वेलकम बैक। जनरल साहब, जाहिर है कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं हमारे मुल्क के कि एक सर्टन प्रिज्म से हमें देखा जाता है। आप क्या समझते हैं कि दुनिया में हमें किस नज़र से इस वक्त देखा जा रहा है, खुसूसन जो हालात हुए और उसके बाद जिस तरह से हुकूमत ने रिएक्ट किया या जिस तरह से भी उनको अपना एक्शन लेना पड़ा? देखिए, जाहिर तो ये कोई आपका एक अंदरूनी मामला है, लेकिन जो आपके दुश्मन हैं वो इससे फायदा उठाते हैं और आपकी इमेज बिल्डिंग की जाती है। मसलन कल मैं देख रहा था कि भारत में एक आर्टिकल छपा, एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ने लिखा, जिसमें उसने लिखा कि पाकिस्तान अपने तौर पे खुद अपने साथ जंग लड़ रहा है इस वक्त, लिहाजा इस मुल्क को जो खुद जंग में मुलव्वस है, इसको अफगानिस्तान में अमन लाने वाले हसास इशू पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये क्या अमन लाएंगे? आप सोचिए कि आपका इमेज जो है वो बाहर ये बिल्ड किया जा रहा है कि आप एक अमन पसंद कौमी नहीं है, आप तो हर वक्त अंदरूनी तौर पे भी आपस में जंग लड़ते हैं और बाहर भी आप फैला रहे हैं ये जंग। तो बात ये है कि ये आपके दुश्मनों को मौका मिलेगा। जो आज जो कुछ हो गया ये पिछले 7 दिनों में, ये अब आपको पीछे लगा रहेगा, ये दुनिया इसको एक्सप्लॉइट करती रहेगी। एफ में भी कोई उठाएगा इसको, फॉरेन इश्यूज में, ह्यूमन राइट्स वाले किस्सों में निकल आएगा और ये आपको फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज पे भी आपको नजर आएगा। अच्छा। ये बड़ा अलमिया है। अच्छा, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू जनरल साहब। आई एम ट्राइंग कि इस वक्त में मैं एक राउंड के लिए आपके पास वापस जरूर आऊं एक बड़े अहम सवाल के लिए, लेकिन पहले बहरमन साहब से मैं पूछ लूं। बहरमन साहब, हुकूमत के ऊपर कितना लाजिम है कि खुद जो हुकूमत ये कहे कि इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट रही है, अब वहाँ ये सारी बातें भी जो है इनको मालूम करनी चाहिए। अब जिस तरह भी हैंडल किया, लेकिन ये दूध का दूध और पानी का पानी भी होना लाजिम है। देखिए नादिया, हुकूमत रोज़ से कंफ्यूज है, हर इश्यूज पे वो कंफ्यूज है। मैं आपको बता दूं कि अभी आप ये देख लें कि बैन भी लगा दिया, बच्चों को यतीम भी किया, औरतों को बीवाई भी बना दी, 500 लोग जख्मी भी हो चुके हैं, एग्रीमेंट भी किया, अब ये उनके साथ डायलॉग्स भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो फंस चुके हैं हुकूमत, और ये उनका पॉलिटिकल विजन न होने की वजह से, उनकी नालायकी की वजह से, उनकी नाहरी की वजह से। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस मुंह से मेरा ये जो भाई बैठा है, मैं नहीं जानता हूँ इसको, कि ये कह रहे कि हम मुज़ाकरात करते हैं। तो भाई जो लोग शहीद हो चुके हैं उनके मर्डर का क्या होगा? सही। जिन लोगों जो जख्मी है उनका क्या होगा? जिस जो बैन लगा दिया उस जमात का क्या होगा? जिस क्या इसको बैन खत्म करेंगी?
जो कि सेलेक्टेड साहब की किस्मत में झूठ और फ्रॉड और यू टर्न है, तो फिर आप इसको बेल खत्म करके एक सियासी जमात में मतलब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो वे फॉरवर्ड है, हुकूमत के वक्त के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है, बल्कि एक बात है कि वो यू टर्न लेंगे हर उन बातों पे, और पाकिस्तान का इकबाल भी तबाह किया, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाया, लोगों को यतीम बनाया। अभी उन यतीमों के क्या कौन जिम्मेदार होता है जिनके वालिदैन शहीद हो चुके हैं? उनके केसेस का क्या होगा? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि वो केसेस तो जो है उनकी उसमें बरियत नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब, अल्लाह जानता है। इस बेचारे को क्या पता, इस बेचारे को क्या पता, जब आप उनके साथ डायलॉग्स करते हैं कि हमारे लोगों को आप रिहा करेंगे और हम आपके लोगों को रिहा करेंगे, तो इस बेचारे को क्या पता। ये तो शेख रशीद ने खुद कहा है कि उनके लोग हम रिहा करेंगे और हमारे लोग वो रिहा करेंगे। ये बेचारे को क्या पता। ये बड़ी अजीब बात है, ये बड़ी जुल्म होगा खटक साहब, अगर उन पुलिस के लोग जो शहीद हुए, जो जख्मी हुए, जिनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा है, उन सब तमाम लोगों को इंसाफ भी आप ही लोगों ने देना है। अगर उसके लिए भी ट्राई ना किया जाए, जैसे जनरल साहब ने कहा, ये होती है रिट, जब आप चैलेंज करते हैं उनको, तो आपको यू हैव टू डील विद देम अकॉर्डिंग टू द लॉ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि मेरे भाई जो बात कर रहे हैं ना कि इन बेचारों को क्या पता, और इन बेचारों को, हमारी ये 3 दिन में प्राइम मिनिस्टर से 2 मीटिंग्स हुई है और भरपूर मीटिंग हुई। आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है, कल तर्जुमानों की मीटिंग हुई है, उसमें हम बैठे हुए थे, ये सारी चीजों को डिस्कस किया है। और कुछ चीजें जो है वो कहने की होती है, कुछ चीजें कहने की नहीं होती, पॉलिसी मैटर्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ हुआ है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब दूसरी बात आती है आपकी आवाम की, आपकी शहरियों की। देखिए, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि आप सारे, मुझे बात करने देना, आपने अपनी बात की। वो कह रहे हैं ना शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट के हवाले से बताएं ना फिर, व्हाट अबाउट दैट? कौन से स्टेटमेंट के हवाले से? शेख रशीद साहब की ना। देखिए, शेख रशीद साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी है ना, वो तो इन्होंने सुन ली है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इनको आवाम की इतनी फिक्र है, इतने ये दर्दमंद हैं, तो आज असेंबली से भागे क्यों हैं, पार्लियामेंट से क्यों भागे हैं? आए ना, सामना करें, आए, जो गलत काम हमने किया उस पर डिस्कस करें, हमें मुझे तो मैं तो ये समझती थी कि शायद आप लोगों की जो वो, हम मुज़ाकरात करेंगे, हम मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं चल सकते। हमारे लोग हैं, जहाँ पे जहाँ ज्यादती होती है, गलती होती है, ठीक है, मुज़ाकरात के अलावा नहीं चलेंगे। जहाँ पे हमारे लोग वहाँ पे होंगे, शहरी होंगे, पाकिस्तानी होंगे, मुसलमान होंगे, और फिर इतना हसास मामला होगा, हसास मामला। जी जी, और जहाँ इंडियन इन्वॉल्वमेंट होगी, जो आप लोगों ने हमें बताई है, वहाँ पर भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है उस पर भरपूर तरीके से काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, और 3 लाख से ज्यादा जो है वो पकड़ी गई है, और वो इंडिया से मुलविस है। अच्छा जनरल साहब, मैं आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगी, इस पूरे दिनों में आपने देखा होगा कि बड़ा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी सवाल उठे कि कई मरतबा हम ऐसे एस्टैब्लिशमेंट ने मॉन्स्टर्स क्रिएट किए, वोट बैंक को तोड़ने के लिए नून लीग के किया गया था, ये उन्हीं की बनाई हुई जमात थी जो कि अब उनके हाथ से निकल गई। जरा इस पर मुझे आप रोशनी डाल दीजिएगा टुवर्ड्स द एंड, हाउ मच डू वी लर्न आउट ऑफ ऑल दीज एपिसोड्स नाउ एंड स्पेशली विद टीएलपी? इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं है। हर पार्टी अपनी करतूतों से, अपने अच्छे कामों से अपने लिए जगह बनाती है या जगह खोती है। अब देखिए कि जब नून लीग की हुकूमत थी और उनके खिलाफ उन्होंने धरना किया, तो 1973 के बाद पहली दफा नून लीग की हुकूमत ने कादियानियों का वो हलफनामा बदलने की कोशिश की। क्या दरमियान में सारी हुकूमतें जितनी आती रही 40 साल, उनको ये चीजें नहीं पता थी? आपको नहीं पता था कि ये इतना सेंसिटिव इशू है कि इसके ऊपर मसला बन सकता है? आपने क्यों खोला ये किस्सा? और फिर ये धरना चला लाहौर से, और शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उसने रोका ही नहीं। उससे उन्होंने मुतालबा किया कि हम जाहिद अहमद का इस्तीफा मांगते हैं। उन्होंने कहा वो जाओ उधर जाके सेंटर में मांगो, वहां इस्लामाबाद जाए। ये करतूत अपने गलत है, और कहते हैं जी उसका वोट बैंक खत्म करने के लिए कि उनको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का जो लोगों ने किया वो सारा इस वजह से था कि ये मेन स्ट्रीम में अगर आते हैं तो इलेक्शन कमीशन का इन पे कंट्रोल होगा। इनको कहां से पैसा आता है, क्या हो रहा है, ये सारी अपनी बैंक स्टेटमेंट और उसके साथ अपनी अकाउंट्स की स्टेटमेंट वगैरह जमा कराएंगे वहां पे। इनको इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने कंट्रोल नहीं किया तो ये किसी और का कसूर तो नहीं है। अगर आप बाकी जमातों को देखें, वो इलेक्शन नहीं अगर लड़ती तो उनके फंड्स का पता ही नहीं कि कहां से ले रहे हैं। लेकिन आप जब मेन स्ट्रीम पार्टी होते हैं, आपको सारी डिटेल्स जमा करानी पड़ती है। बिल्कुल। और देखिए जनरल साहब, अभी भी कितना मुश्किल है ये, क्योंकि आई एम जस्ट टुवर्ड्स द क्लोजिंग ना,
कि आपने इसको प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया, कल अदम करार दे दिया, लेकिन वो पार्लियामेंट में भी हैं। सो हुकूमत के ऊपर तो इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। वो पार्लियामेंट में तो खैर उनको डील किया जा सकता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि क्या ये हल था? ये हल नहीं है। ये जब आप किसी को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं, टीटीपी को किया था, टीटीपी खत्म हो गई है। जिसको भी आपने प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन खत्म किया, वो अंडरग्राउंड चलेगी किसी और नाम से या उसी नाम से कहीं और चलेगी। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ये हल नहीं है, ये टेररिज्म शुरू हो जाएगा अगर आप इसको प्रोस्क्राइब रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आने वाले दिनों में आप लोगों से बात रहेगी, लेकिन बहरहाल आज जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। बारहा सब कहते हैं कि हुकूमत ने इस पूरे इशू को हैंडल सही नहीं किया। आज जो पार्लियामेंट में हुआ वो भी आपने देखा, आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब भी हमारी हर सियासी जमात को ये सोचना होगा कि ऐसे किसी भी जब कभी भी इस किस्म के वाकयात होते हैं उसमें सियासत के बजाय होशमंदी से अगर काम लिया जाए और सब मिलकर एक कंसेंसस रीच करके सही तौर पर टैकल कर दें, तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो भी ठीक रहेगा और जो मकासद हैं वो भी हम हासिल करने में कामयाब होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।